Very good morning, student. Welcome to my चैनल ललित स्टडी पाठशाला। दोस्तों, आपको स्वागत है ललित स्टडी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं आपको सी टेट पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न, तो जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम सभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। ये बहुत छोटी छोटी जानकारी, लेकिन यही पेपरों में पूछी जाती हैं। यही बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यानी हाथी होते हैं, हाथियों का एक गुट होता है जहाँ पे हाथी सम्मिलित होकर रहते हैं। उनके बारे में हमें देखने हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद होते हैं। यानी कि उनका शरीर बहुत भारी होता है, इसके कारण क्या हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास, यह यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चों का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। जो लगभग 3 माह के बच्चे होते हैं हाथी के, उनका भार लगभग कितना होता है 200 kg, यानी कि 200 किलोग्राम तक होता है। ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। यानी कि जो कीचड़ होता है, दलदल होता है, और उसको उसमें खेलना बहुत पसंद है हाथियों को। और फोर्थ वाला ऑप्शन है, हाथियों की झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। यानी कि नर मादा हाथी और नर, ये दोनों तीनों आपस में, और बच्चे सभी क्या करते हैं आपस में घूमते हैं। तो क्या ये कथन सही है? इसमें पूछ रहा सही कथन हमें छांटने हैं। हमारे ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या करना है, हमें सही ऑप्शनों का चयन करना है। तो क्या इसमें हमारे ए बी और सी ऑप्शन सही होंगे, या बी सी और डी ऑप्शन सही होंगे, या केवल ए और केवल डी सही होंगे, या केवल बी और केवल सी सही होंगे? तो देखो हम चलते हैं देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बात की, हाथियों के बारे में पूछा है। तो क्या हाथी के ढांचे क्या उनके बराबर वजन होता है? नहीं। इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी, बी में देखो क्या दे रखा है तुम्हारे पास। बी में दे रखा है इसमें कि यह 3 माह तक हाथी अपने बच्चों के बिल्कुल 200 kg वेट होता है। ठीक है, 3 माह के हाथी के बच्चा होता है, उसका लगभग 200 kg के करीब वेट होता है उसका, मतलब 200 किलोग्राम तक वजन होता है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन सी क्या दे रखा है, इन्हें कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत पसंद है। तो तुम्हारा बी भी सही है और सी भी सही है। तो बी सी देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है। बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर डी वाले में सही है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमारा। इसमें दे रखा है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला, यानी कि मार्शल आर्ट, जो व्यवहारात्मक रूप से प्रचलित है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे थैयम कहते हैं, या उसे मोडियेट्टू कहते हैं, या फिर उसे वेलाकाली कहते हैं, या फिर उसे कोलरी पट्टियू बोलते हैं? कलरी पट्टियू बोलते हैं। तो आप बताइए क्या बोलते हैं उसे? जिसका आंसर हो जाएगा बेटा, उसे बोलते हैं कलरी पट्टियू। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है हमारे पास। इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि पानी में ऐसा क्या द्रवित है, या मतलब क्या मिला हुआ है जिसको हम कपड़े से छानकर अलग कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या हम दूध और नमक, क्या हम नमक और दूध को अगर हम पानी में मिला दें तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या चीनी तो बिल्कुल घुलनशील होती है ना, तो चीनी तो दूध में मतलब घुल जाएगी, उसमें पानी में भी घुल जाएगी, और नमक भी घुल जाता है, चीनी दोनों घुल जाती हैं, तो ये भी नहीं होंगे हमारे। ठीक है,
सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं हल्दी, तो हल्दी भी घुल जाती है। और तेल, लेकिन ये क्या इसको छान करके अलग कर सकते हैं कपड़े से? नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम किसको अलग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है? चौक और पाउडर। अगर हम चौक को डालते हैं तो उसकी जो वो भी मिट्टी टाइप का ही होता है, मिट्टी का ही बना होता है चौक का पाउडर। और रेत, रेत को भी हम पानी में मिट्टी में छाल कर अलग कर सकते हैं, कपड़े से छान कर अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चौक पाउडर एंड सैंड, सैंड यानी कि मिट्टी, बालू, रेती। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना होता है? यानी कि कौन सा समूह जो एक ही तरीके की भोजन सामग्री से बना होता है, ठीक है। तो यानी कि जिसको बनाने में एक ही तरीके की सामग्री यूज की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास डोसा, पुलाव और खीर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है चपाती, दाल और सलाद। इसमें तो सलाद अलग हो गया, दाल अलग हो गई और चपातियाँ अलग हो गई, ये तो तीनों चीज़ें अलग हो गई। सी दे रखा है हलवा, हलवा अलग हो गया, बिरयानी अलग हो गई, चावल की होती है। और जेली, जेली तो कुछ अलग ही होती है। उसके बाद होता ऑप्शन डी, इसमें होता है अचार, अचार अलग हो गया, इडली अलग हो गई और हलवा अलग हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि डोसा, डोसा भी शायद हमारा राइस का ही बनता है। पुलाव, पुलाव भी राइस ही होते हैं। और खीर, खीर में भी हमारे चावलों का यूज होता है, ठीक है। राइस का यूज होता है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछ गया है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों को और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करते हैं, यानी उनका ज़्यादा प्रयोग करके बार बार धन की फसल उगाता है, तो इस कारण उसके खेतों की मृदा, यानी कि उसके खेतों की मृदा का क्या होगा? अगर तुम बार बार उर्वरक कर यूज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक दवाई वगैरह डालोगे खेतों में, तो ज़्यादा उसका क्या असर पड़ेगा खेतों में? क्या उससे खेती अच्छी होती है कोई, या कोई फसल ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है? अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास, केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त तो होगी। ऑप्शन बी दे रखा है, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी। और 4 नंबर दे रखा है डी, बंजर हो जाएगी। तो हम कुछ सालों तक तो उस ज़मीन को यूज करेंगे, लेकिन आखिरकार क्या होगा? आखिरकार वो जगह बंजर हो जाएगी। बंजर होने का मतलब है फिर वो इस ऐसी हो जाएगी, उस पर ना तो कुछ उगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उस सिर्फ बंजर भूमि हो जाएगी, अपना घर मकान वगैरह बनवा सकते हो बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? एक मुकुल नाम का है, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है। एक हस्त मुद्रा है, वो किससे बनती है? उंगलियों के सिरों, यानी उंगलियों को आगे से जोड़कर बनती है। तो वो क्या दर्शाती है? आपको क्या दर्शाता है? तो, तो क्या वह एक दृढ़ निश्चय, या कमल का फूल, या फूल तोड़ना, या दृढ़ता? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो ऐसे हम बनाते हैं तो उससे क्या बन जाता है एक तरीके से? वो बेटा एक कमल के फूल के तरीके की या कली के टाइप की बन जाता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान है, पहचान हुई है रक्तहीनता, यानी कि रक्त की कमी, ब्लड की कमी, यानी कि शरीर के अंदर कहते हैं खून की कमी का हो जाना, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाना, ठीक है। उसको क्या खाने और पीने की सलाह दी जाएगी? अगर किसी के अंदर खून की कमी हो जाएगी, रक्तता की कमी हो जाएगी, रक्तहीनता हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाने की सलाह दी जाएगी? ऑप्शन ए में दे रखा है चुकंदर का रस तथा पालक, पालक में आयरन होता है और चुकंदर के रस में भी, ठीक है। और ऑप्शन बी दे रखा है अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ। ऑप्शन सी दे रखा है नींबू पानी तथा जेली। ऑप्शन डी दे रखा है खीरा तथा टमाटर का सूप। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन 7 का? ऑप्शन 7 का होना चाहिए हमारा ए, क्योंकि जिसमें आयरन होता है उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, आयरन भरी
तो आयरन आयरन पालक में भी होता है, चुकंदर में भी होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए जिसमें कि भोजन में पोषक तत्व बने रहें? तो हमारे पास देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन इधर का है, फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना। क्या उनको काटने के बाद धोना चाहिए? ऑप्शन बी दे रखा है, भोजन को अधिक देर तक पकाना। क्या भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए? या ऑप्शन सी दे रखा है, चावल तथा अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना। क्या उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी में धो के उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? या ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उसको भिगोया गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें उसको हम भिगोते हैं उसी पानी को हमें यूज करना चाहिए, किस लिए? सब्जी बनाने के लिए। क्यों? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लौह तत्व यानी कि आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है। सबसे ज़्यादा मतलब आयरन किन में पाया जाता है? इनका क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है, यानी कि जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आंवला, पालक और गुड़। किन तीनों में आयरन पाया जाता है? ऑप्शन बी दे रखा है, आंवला, टमाटर, गुड़। ऑप्शन सी दे रखा है, पालक, बंद गोभी और टमाटर। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ऑप्शन डी दे रखा है, आंवला, बंद गोभी और गुड़। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए? आप में से किसी को इसका बेटा सबसे बेहतरीन आंसर है हमारा इसका, क्योंकि पालक भी हमारा, आंवला, पालक और गुड़, ये तीनों हमारे किसके स्रोत हैं? ये तीनों हमारे आयरन के स्रोत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारे पास कि पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यानी कि एक समय ऐसा आ जाता है कि पंछी अपने पंखों को खो देते हैं। क्या करते हैं? पक्षियों के पंख हट जाते हैं या ऑटोमेटिकली उनके पंख उनके शरीर से अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? क्या इसको हम हाइबरनेशन बोलेंगे, यानी कि शीत स्वाप? क्या इसको स्टीडुलेशन बोलेंगे, यानी कि झंकारना? क्या इसको मोल्टिंग बोलेंगे, झाड़ना? या इसको शेलिंग बोलेंगे, यानी कि छीलना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बेटा हमारा मोल्टिंग। मोल्टिंग यानी कि अपने उनको पंखों को वो झड़ा देते हैं। ठीक है, एक समय के अनुसार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? ये पूछ रहा है, किस क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है? मतलब जल की कमी का कारण हम कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे जल की कमी है, यहाँ पे पानी की कमी है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास, सभी घरों को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। बिल्कुल। ऑप्शन बी दे रखे हैं, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों में ही आता है। जी क्या तरीका हो गया? ऑप्शन सी क्या दे रखा है, प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाने व पकाने के लिए असुरक्षित है। और फोर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राप्त पानी लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। तो इसमें सी वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाने व पकाने के लिए असुरक्षित। हम खाना ही नहीं बना पाएंगे, उसको पी नहीं पाएंगे, उसे यूज नहीं कर पाएंगे, तो का नहीं यूज है, बेकार है पानी। वही पानी यानी कि वेस्टेज पानी है वो। इसी से तो हमारा पता चल रहा है ना कि उससे हम किसी भी काम में यूज नहीं ले सकते। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है,
कुडुख भाषा में तोरंग निम्नलिखित अर्थ है, यानी कि तोरंग का हमारा क्या अर्थ है इसमें। तो इसमें पूछ रहा है हमारा, ऑप्शन ए दे रखा है वन उत्पाद, ऑप्शन बी दे रखा है वन, ऑप्शन सी दे रखा है वनवासी, और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास निष्फल वन। तो हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, आपका घर एक्स पर स्थित है। ये तो एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपका घर एक एक्स अक्ष पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। यानी कि आपका घर एक्स जगह पर है और दूध की दुकान है वो कहाँ पर है, वो वाई स्थान पर है। ठीक है, तो आपके घर से दूध की दुकान पर जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। अतः आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अर्थात दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो कहाँ पर है, जो सी के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है तथा दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा होगी, यानी कि दूध की दुकान के अकॉर्डिंग आपके घर की दिशा होगी। तो इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। इसका डायग्राम बनेगा, ये एक्स है, एक्स पर क्या है घर, और ये क्या है, ये दूध की दुकान है। ये क्या जगह तुम्हारी, ये है वाई, एक्स और वाई। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है, ये दूध की दुकान है तुम्हारी, ये एक्सिस ए है। ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, ठीक है, ये 50 मीटर, एंड ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 50 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे घर से क्या पूछा है इसने, दूध की दुकान के सापेक्ष घर की दिशा। तो दूध की दुकान का है हमारी, ये रही वाई एक्सिस पर, यहाँ से घर की दिशा कौन सी होगी, ये नीचे साउथ डायरेक्शन होगी और ये वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग क्या कहलाता है। ये पक्षियों के पंख होते हैं, उनके दोनों तरफ एक मुलायम भाग होता है, वो क्या कहलाता है। क्या उसे हम बार्ब बोलेंगे, या रेचिस बोलेंगे, या क्विल बोलेंगे, या कैलेमस बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो एक मुलायम सा भाग होता है उसको बोलते हैं बेटा हम बॉर्ब। क्या बोलते हैं, बॉर्ब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या होंगे। अगर कोई मलेरिया की बीमारी से अगर कोई परेशान है या बीमार है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके सामान्य लक्षण कैसे होंगे। तो क्या उसे ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास, बुखार के साथ खांसी व जुकाम। ऑप्शन बी दे रखा है दस्त व बुखार। ऑप्शन सी दे रखा है हमारा ठंड लगना और बुखार आना। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, त्वचा पर फफोले तथा बुखार आना। ऑप्शन नंबर वो मतलब क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बात की है, इसको मलेरिया से ग्रसित। मलेरिया से ग्रसित होगा तो उसको बुखार भी आएगा और ठंडी सी महसूस भी होगी। तो इसके लिए इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। खांसी जुकाम नहीं होता है मलेरिया में, मलेरिया में होता है बुखार आ जाता है और शरीर को ठंडा ठंडा महसूस, ठंड लगने लगती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को
क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान, यानी कि कहीं बच्चों को घुमाने के लिए ले गए, कहीं पार्क में या कहीं जू वगैरह दिखाने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जब हम किसी बच्चे को फील्ड में लेके घुमाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन देखो, क्या उसको क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण करना, या ऑप्शन बी तरह का यात्रा के माध्यम का चयन करना, ऑप्शन सी तरह का है चर्चा के अवसर सृजित करना, ऑप्शन डी तरह का है चिंतनशील जर्नल तथा लिखना और पढ़ना, ये लिखना और रखना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा जी, सी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, बच्चे को कहीं भी फील्ड में घूमो, कहीं भी भेजो, सबसे ज़्यादा उसको अवसर प्रदान करो। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको देखो सबसे ज़्यादा चर्चा के अवसर, जहाँ सबसे ज़्यादा बोलने के, सबसे ज़्यादा लोगों से मिलेगा तो बातें करेगा। ये क्या है, फील्ड में तो घूमना हो गया ना, फील्ड में घूमना और उससे अवसर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन 17 दे रखा है कि प्रेग्नेंट में एक क्रियाकलाप आधारित सॉरी ये थोड़ा मिसटैप हो गया है यहाँ पे, इस जगह पे पर्यावरण है, वहाँ पे चाहते हैं पर्यावरण में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। जो रॉन्ग टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है हमारे पास, विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना तथा एक भली प्रकार आयोजित तथा आयोजित योजना तथा एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। अब ऑप्शन बी देखते हैं हम। ऑप्शन बी है तुम्हारा प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति और एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना तथा एक भली प्रकार की आयोजित योजना। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना तथा एक भली प्रकार आयोजित योजना तथा प्रत्येक विद्यार्थी के समर्थन देना तथा विषय की पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास एक भली प्रकार आयोजित योजना तथा सकारात्मक वातावरण का सृजन करना तथा प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना तथा विषय की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 17 होगा, 17। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा एक सकारात्मक वातावरण की सृजन करना अध्ययन करना तथा एक भली प्रकार से आयोजित योजना तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना के विषय की पुनरावृत्ति करना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 18 दे रखा है वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई, यानी कि वर्षा ऋतु में पार्क घूमने गए हैं बच्चे, वहाँ पे क्या है बारिश शुरू हो गई। तो सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने क्या किए, छाते खोल दिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिया नाम की लड़की थी, रिया ने पूछा कि यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। अब ठीक है, तो उसने ये किससे पूछा था, उसने अध्यापक से पूछा। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अब अध्यापक को क्या जवाब देना चाहिए बच्चों को। तो क्या विद्यार्थियों के ऑप्शन ए रखा है, क्या मतलब विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वह पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। और ऑप्शन डी दे रखा है सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे आंसर क्या होने चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए लेकिन इसमें आंसर हमारे सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। सी और डी, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि पौधों को जुकाम लगने के कैसे बचा सकते हैं,
तथा विद्यार्थियों से ये भी पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्नों के बारे में क्या सोचते हैं, रिया ने जो प्रश्न किया उसके बारे में आप क्या सोचते हो आप। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है, यानी कि सहयोगी अधिगम उपागम क्या है। तो ये ऑप्शन ए दे रखा है, समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन बी दे रखा है, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि। और ऑप्शन सी क्या दे रखा है, सामूहिक समूह की क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन डी दे रखा है, समूहों में शिक्षक के मान में वृद्धि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 19, तो 19 का आंसर हमारा होना चाहिए सी वाला, क्योंकि समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, तो उसमें पूछा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। यानी कि रिद्धि कोई टीचर है, उसने क्या किया, एक स्टाफ की कोई भी है, लेकिन उसने क्या रंगोली बनाने के लिए क्या किया, कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। ठीक है, तो तब प्रधान अध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों को चयन करने को कहते हैं, तथा प्रधान अध्यापक क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ चर्चा की अपेक्षा संबंधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। ऑप्शन बी दे रखा है, प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना। अब ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन डी दे रखा है, समानता न्याय तथा मानवीय गरिमा से सभी मुद्दों पर पहचान करना। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए हमारा जी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानता न्याय तथा मानवीयता की गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, यानी कि संभव नहीं है, या शिक्षार्थियों पर निर्भर है, या नवाचार के लिए आवश्यक है, या समय नष्ट करती है। तो ये होगी पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या करती है, नवाचार के लिए आवश्यक है। किसके लिए, नवाचार के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि वह प्रक्रम जो विद्यार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वो क्या है। यानी जो विद्यार्थियों ने सीखा है तो उसके अभ्यास करने की अनुमति देता है, तो वह क्या कहलाएगी, वह एक प्रश्नावली विधि कहलाएगी, या प्रश्नावली प्रक्रम कहलाएगा, या अवलोकन कहलाएगा, सी परियोजना प्रक्रम कहलाएगा, या डी प्रायोजिक प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह कौन सा प्रक्रम कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होना चाहिए, परियोजना बनाना। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। ठीक, तो इसमें परियोजना बनाना यानी कि प्रोजेक्ट बनाना एक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या शिक्षक से बातचीत करना। ऑप्शन बी दे रखा है, पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री। ऑप्शन सी दे रखा है, सीखने के दौरान हुए अनुभव। ठीक है, और डी क्या दे रखा है हमारे पास, क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। ठीक है, तो क्या पूछा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसके बारे में, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होना चाहिए हमारा, ये तो पठन सामग्री, सीखने के दौरान अनुभव। देखो यहाँ पे अनुभव की बात की गई है, तो ये हो जाना चाहिए सीखने के दौरान अनुभव।
और क्रियाकलाप के दौरान अंत्यक्रिया। सी और डी, तो देखो किसी ऑप्शन में सी और डी हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें हमारा सी और डी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात उपागम की तरफ, अल्प से अज्ञात तथा अज्ञात से ज्ञात उपागम, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ऑप्शन सी दे रखा है ज्ञात से अज्ञात उपागम, ऑप्शन डी दे रखा है अल्प अज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए हमारा ज्ञात से अज्ञात उपागम। ठीक है, 24 का आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 दे रखा है पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या पेपर पेंसिल परीक्षण, या समूह कार्य, या निष्पादन परीक्षण, या परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की गई है, तो इसमें हमें देखो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं तुम्हारे। इसमें देखो अलग अलग हमारे पास ए सी बी डी ए बी और सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय पर आधारित आकलन हेतु, यानी कि विद्यालय का क्या करना है, आकलन करना। तो आकलन के लिए हमें सर्वाधिक उपयुक्त क्या चाहिए, तो सर्वाधिक उपयुक्त होंगे हमारे, एक तो समूह में कार्य कराना चाहिए बच्चों से, समूह में कार्य कराने के साथ साथ हमें क्या करना है, परियोजना, यानी कि परियोजना भी हमें बनानी चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क भी करना चाहिए और ग्रुप वर्क भी करना चाहिए। ठीक है, समूह कार्य और परियोजना। सॉरी, इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, समूह कार्य और परियोजना, बी और डी। बी और डी किस ऑप्शन में तुम्हारा, बी और डी तुम्हारा सेकंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका के सर्वोत्तम रूप में समझाइए। यानी कि पर्यावरण अध्ययन कह रहा है, आप टीचर हो तो एक शिक्षक के रूप में सर्वोत्तम रूप आप समझाइए। ठीक है, तो पहला दे रहा है ज्ञान के प्रदाता के रूप में, सेकंड दे रखा है ज्ञान के दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में, या ज्ञान के समाजकर्ता के रूप में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। शायद 27 ही होगा इसके बाद में, हाँ क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें 27 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको थोड़ा ऊपर करें, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है निम्नलिखित में से घटकों का समावेशन पर्यावरण अध्ययन पाठ है, क्रम को सुरक्षित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें इसको क्रम को सुनिश्चित करना है हमें। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट दे रखा है उदाहरण सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या, ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास बच्चों को, यानी कि ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, ऑप्शन डी दे रखा है सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि बच्चों को, एक तो हमारा ऑप्शन जी होना चाहिए बच्चों को जीवन से जोड़ना, और इसके साथ साथ इसमें कितने 5 ऑप्शन दिए होंगे शायद इसमें, हाँ एक ये और दे रखा है प्रमुख संप्रतियों से संबंधित गतिविधियों एवं संसाधन। तो इसमें हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, यानी बच्चे स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित, सही प्रश्न सही है। ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, ये भी बात सही है। सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेशन, तो बी सी डी किसी ऑप्शन में है हमारे पास, देखते हैं। तो बी सी डी, हाँ
बी सी डी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे जब वो किस में सम्मिलित करते हैं? वृत्तांत अभिलेख में, श्यामपट्ट में, या कार्यपत्र में, या पाठ्य पुस्तक में? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? वृत्तांत अभिलेख। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अनाय ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। ठीक है, इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। ठीक है, इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में किन कौशलों को सम्मिलित किया है? क्या उसने अवलोकन किया, या भविष्यवाणी की, या अनुमान लगाया, या प्रयोग, या निष्कर्ष? अब देखो, इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे तुम्हारे, हैं, इसको हम पहले देखते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? एक तो अवलोकन दे रखा है, भविष्यवाणी, अनुमान लगाना, प्रयोग करना, या निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए? एक तो उसने क्या किया? अवलोकन किया। अवलोकन के साथ साथ क्या किया? उसने अनुमान भी तो लगाया ना। और उसने क्या किया? फिर उसने प्रयोग किया या निष्कर्ष निकाला। तो उसने निष्कर्ष दे दिया अपना। तो हमारा ए, सी और ई देखो किसी ऑप्शन में है, ए, सी और ई। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला डी वाला, इसमें हमारा आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? यानी कि विद्यालय का क्या करना है? विद्यालय आधारित आकलन करना है। ठीक है, तो प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या, तो क्या वह परिणात्मक होगी, या निर्देशात्मक आकलन होगा, वर्णात्मक आकलन होगा, या रचनात्मक आकलन होगा? तो इसमें हमारा क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा होना चाहिए रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिव। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद 30 के बाद क्वेश्चन फिनिश हो गए। तो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू ललित स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आपका स्वागत है, आपने इस वीडियो को देखा। और दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से लोगों के पास शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।